सबसे पहले एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, इसको समझने से पहले एक छोटी सी थ्योरी हमें पता होनी चाहिए, है ना। एक्चुअली अब जो मैं बताऊंगा वो 12th का पार्ट है, एक्चुअली वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ते हैं अपन एक चैप्टर, उसका पार्ट है। लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा सा यूज आ रहा है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लो अपने पास दो कर्व्स हैं, सपोज दो कर्व है अपने पास, ठीक है। सपोज ये फर्स्ट कर्व है और ये सेकंड कर्व है, ठीक है। सपोज इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना। सपोज ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, सपोज ये वाला कर्व है y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। मुझे ये पूछा है कि दोनों कर्व्स के बीच में एंगल बताओ, है ना। सपोज मुझे ये पूछ ले कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स, मुझे ये पूछ ले फाइंड द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। अब देखिए दो कर्व्स के बीच का एंगल क्या होता है, दो कर्व्स के बीच का एंगल मतलब दोनों कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, दोनों कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट पे दोनों कर्व पे आप टेंजेंट बना लो, दोनों कर्व पे आप टेंजेंट बना लो, तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है थीटा, दैट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स या एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये P है, राइट। तो सपोज इस टेंजेंट की स्लोप m1 है, सपोज इस टेंजेंट की स्लोप m1 है और इस टेंजेंट की स्लोप m2 है, तो जो एंगल बिटवीन टू कर्व जो थीटा आएगा, जो थीटा निकल के आएगा यहाँ पे, वो थीटा निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, tan थीटा लगाना पड़ेगा, राइट। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन एंगल बिटवीन टू लाइंस का, राइट। तो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करोगे आप, जब आप इस कर्व को डिफरेंशिएट करके ये वाला पॉइंट डालोगे तो उस वाले स्लोप, ये पता होना चाहिए कि कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट करते हैं तो उस टेंजेंट की स्लोप आ जाती है, राइट। तो अगर मैं दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट पुट कर दूं तो मुझे m1 m2 मिल जाएगा, राइट। तो स्लोप निकल जाएगा तो फिर tan थीटा के फॉर्मूले से अपन थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स का जनरलाइज तो आपको समझ में आ गया कि कभी भी दो कर्व के बीच के एंगल पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है दोनों कर्व जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, वो बोल रहा है दोनों कर्व जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, है ना, उस पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल इज एक्चुअली द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। अगर मैं अपने केस में इस चीज को अप्लाई करूं, क्योंकि मेरे पास दो सर्कल्स हैं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि दोनों सर्कल कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल इज एक्चुअली द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू सर्कल्स, राइट। तो ये वाली चीज आप नोट कर लो सबसे पहले तो इसके बाद अपन सर्कल के लिए अपन अपना डिस्कशन कर लेते हैं। कई बार बच्चों को ये चीज नहीं पता होती, इसलिए मैं सोचा कि पहले ये बता देते हैं कि कभी एक जनरलाइज्ड टर्म आ जाए, कई बार होता है कि पैराबोला दे देता है, एलिप्स दे देता है, या पैराबोला और हाइपरबोला देता है और दोनों के बीच में एंगल बिटवीन द टू कर्व्स पूछ लेता है। जेई मेंस में क्वेश्चन आए हुए, है ना, कोई दो कर्व्स देगा और दोनों के बीच का एंगल पूछ लेगा। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, सबसे पहले दोनों का y इक्वेट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, उसके बाद दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट पुट करना होता है। तो आप दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा, पॉइंट पुट करोगे तो उस पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगी, तो उस पॉइंट पे दोनों टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी m1 m2। उसके बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हो tan थीटा का, विच इज नथिंग बट m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। तो ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में आए हुए हैं कई बार, है ना, तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है क्या। तो ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूं, अब अपन सर्कल पे बात करने वाले हैं, है ना, क्योंकि अपना मेन आज का मुद्दा वही है कि दो सर्कल्स के बीच का एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर समझ लेते हैं। फिगर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोग गलत बनाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको फिगर बोलूंगा, बहुत अच्छे से समझें आप इस चीज को, ठीक है। दो सर्कल देख लेते हैं अपन, ठीक है। सपोज दो सर्कल्स हैं, ठीक है भाई। ऐसे मान लो कि इसका सपोज ये सर्कल है S1 इक्वल टू 0 और ये वाला सर्कल है S2 इक्वल टू 0, सही है क्या। एक्चुअली यहाँ पे दोनों सर्कल्स P और Q पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसका सेंटर होगा C1, यहाँ पर इसका सेंटर होगा C2, तो इसको C1 लिख देते हैं, इसको C2 लिख देते हैं, ठीक है। दोनों सेंटर को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है क्या। अभी मैंने बताया था कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट्स के बीच का एंगल। तो अगर मैं इस वाले, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P,
तो इस सर्कल पे टेंजेंट बनाऊंगा तो कुछ ऐसा आएगा, और इस सर्कल पे टेंजेंट बनाऊंगा तो कुछ ऐसा आएगा, राइट। तो मैं एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, है ना, मैं ये वाला थीटा निकालना चाहता हूं, तो ये जो थीटा आपको अभी दिख रहा है फिगर में, दिस इज एक्चुअली द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। तो ये चीज आप समझे, बहुत मतलब इसको अंदर तक उतार लें अपने, कि दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट पे आप फर्स्ट वाले सर्कल पे टेंजेंट बनाओ, सेकंड वाले सर्कल पे टेंजेंट बनाओ, तो दोनों के टेंजेंट्स के बीच का एंगल इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स। चलिए बहुत बढ़िया। थीटा निकालने के लिए एक बहुत मस्त चीज आपको बताता हूं, है ना। अपन इस सेंटर को P से ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, और इस सेंटर को भी अपन P से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक बहुत मस्त चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। सिंस कि ये जो टेंजेंट है ये ऑब्वियसली ये रेडियस होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर C1P इज द रेडियस, राइट। तो इस सर्कल का रेडियस R1 मान लो, इस सर्कल का रेडियस R2 मान लो। ऑब्वियसली ये रेडियस है तो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो एक्चुअल में ये वाला जो है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, राइट, क्योंकि ये दोनों लाइन एक्चुअली में परपेंडिकुलर है, राइट। ये दोनों लाइंस यहाँ पे परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा, राइट। तो सिंस कि ये पूरा 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ, है ना। दिस एंगल इज एक्चुअली 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये रेडियस है और ये इस पे टेंजेंट है, तो ये वाला एक्चुअली 90 डिग्री बन रहा होगा, ये पूरा 90 बन रहा है, तो और ये वाला थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी निकल जाएगा, है ना, ये वाला एंगल निकल जाएगा। दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा, राइट। तो अगर मैं ये एंगल आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है, फिगर बनाओगे बहुत आसानी से निकल जाएगा, राइट, क्योंकि ये लाइन और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो पूरा 90 है, और सिंस कि ये एंगल थीटा है, तो बचा हुआ क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं ये वाला एंगल निकालू, यहाँ पे एंगल C1PC2, अगर मैं एंगल निकालू C1PC2, राइट, तो ये एंगल कितना आएगा, क्योंकि ये एंगल तीनों से मिलके बना है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल बेटा कितना है, 90 माइनस थीटा, और बीच वाला एंगल कितना है अपने पास, थीटा, और ये थर्ड वाला एंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा C1PC2, सही है क्या। तो ध्यान से देखोगे तो एक थीटा कटता हुआ दिखेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 180 माइनस थीटा, ये आ जाएगा आपके पास 180 माइनस थीटा, सही है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इस ट्राइंगल को बहुत अच्छे से देखूं, तो यहाँ पे देखो, ये पूरा ट्राइंगल बना लेते हैं अपन, C1PC2, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपन, है ना, ये C1PC2, ध्यान से समझना, ये वाला एंगल मैं निकाल चुका हूं, राइट। ये एंगल कितना आया था, 180 माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज एक्चुअली, है ना, दिस एंगल इज एक्चुअली में 180 माइनस थीटा, और ये वाला लेंथ मुझे पता है, दिस लेंथ इज एक्चुअली R1, दिस लेंथ इज एक्चुअली R2, राइट। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस d मान लेते हैं, ऐसा फील आ रहा है कि इसमें कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसा फील आ रहा है कि यहां पर मैं कोसाइन फॉर्मूला लगा सकता हूं, है ना। तो यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, है ना, कोसाइन फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ये, तो ये आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन ट्वाइस में R1 R2, तो ये आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा। इस ट्राइंगल में कोसाइन फॉर्मूला लगा दिया इस एंगल के लिए, तो cos 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन ट्वाइस में R1 R2, ठीक है भाई। और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा एलाइड एंगल से मुझे पता है माइनस cos थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस cos थीटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन ट्वाइस में R1 R2, तो ये फॉर्मूला अपने पास आ गया। ध्यान रखना यहाँ पे बेटा माइनस आता है, कई बुक्स में गलत दिया होता है, कई बुक्स में यहाँ माइनस खा जाता है, अब वो अलग बात है, यहाँ मॉड लगा देंगे, एक्यूट ऑप्टिक्स का चक्कर हो जाएगा, लेकिन ठीक है, मतलब कायदे से माइनस आता है, मतलब जब प्रूफ करते हैं तो ये माइनस आता है यहाँ पे, ठीक है भाई। एंगल बिटवीन टू लाइंस में से एक्यूट भी ले सकते हो और
ऑब्ट्यूज भी ले सकते हैं, तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी माइनस ये है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, तो फॉर्मूला तो अपने पास आ गया। अच्छा, डी तो आसानी से निकल जाएगा, डी आसानी से निकल जाएगा क्योंकि सर्कल्स की इक्वेशन पता होगी, राइट। सर्कल दिया होगा, सपोज S1 मुझे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। S2 मुझे दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सिंस की मुझे इक्वेशन पता होगी तो मेरे को सेंटर और रेडियस ऑब्वियसली पता होगा। सेंटर इसका क्या हो जाएगा बेटा, माइनस g1 कॉमा माइनस f1, इसका सेंटर हो जाएगा माइनस g2 कॉमा माइनस f2। किसी को अगर डाउट है कि सेंटर कैसे निकालते हैं तो मैं बता दूं, सेंटर निकालने का शॉर्टकट होता है, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 है तो सेंटर निकालने का शॉर्टकट होता है कि एक्स के कोफिशिएंट का नेगेटिव करके हाफ कर दो, तो एक्स के कोफिशिएंट का नेगेटिव करके हाफ, वाई के कोफिशिएंट का नेगेटिव करके हाफ, वहां से आप सेंटर निकाल सकते हो। क्योंकि मुझे सेंटर पता है, दोनों का सेंटर पता है, तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डी निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप डी निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है ना, सही है क्या। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का ये फॉर्मूला आएगा। यहां पे आपको मैं बता दूं कि R1 कैसे निकालोगे, R1 तो निकल जाएगा ना, फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा रूट में g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, और सेकेंड वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, रूट में g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। तो दोनों सर्कल का रेडियस पता होगा, d भी पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, d पता होगा मुझे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले से, सही है क्या। तो मेरे को सब चीज की वैल्यू पता है ना, कि मेरे को दोनों सर्कल देगा तो मैं R1 भी निकाल लूंगा, R2 निकाल लूंगा, D निकाल लूंगा, फॉर्मूले में वैल्यू डालूंगा, मेरा थीटा निकल जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से निकल जाएगा ये। तो आई थिंक प्रूफ क्लियर है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का। मैं जो एक चीज बताना चाहता हूं, इसका स्पेशल केस जो मैं शुरू में बता रहा था आपको, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, तो ये IIT JEE का फेवरेट सेगमेंट है। ऑर्थोगोनल पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यहां तक नोट कर लो, तो मैं ऑर्थोगोनल का आपको फॉर्मूला निकाल के दे देता हूं, और वो फॉर्मूला भर भर के यूज होगा, वो फॉर्मूला इतना ज्यादा यूज होगा, और वो फेवरेट है, मेंस एडवांस दोनों का फेवरेट है। और बाकी जो बाकी एग्जाम्स भी होंगे, है ना, आपका चाहे वो स्कूल एग्जाम हो, चाहे वो बिट्स पिलानी वाला एग्जाम हो, बिटसेट हो, ऑर्थोगोनल मतलब सबका फेवरेट है, वो पूछते ही पूछते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर ले, और इसमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। फैमिली ऑफ सर्कल से रिलेट कर सकता है इसको, राइट। तो यहां तक आप नोट कर लें एक बार, तो अपन आगे ऑर्थोगोनल पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट हटा देता हूं, कोसाइन फॉर्मूला वाला, ये वाला पार्ट हटा देता हूं, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स 90 डिग्री आ रहा है, आप सोच के देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि दोनों सर्कल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये थीटा 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे फॉर्मूले में आइए 90 डिग्री डाल देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गया, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा सीधा सीधा। जैसे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा सोच के देखो, इसको आप जीरो से इक्वेट करोगे तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ेगा, न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ेगा, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर हो जाएगा। तो वहां से ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की कंडीशन आ जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, आप तो बना लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स वगैरह बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos थीटा जीरो हो जाएगा, cos थीटा जीरो होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू D स्क्वायर हो जाएगी, तो ये कंडीशन आ जाएगा, राइट, ये कंडीशन आ जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। लेकिन इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू निकाल चुका हूं, तो R1 स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आएगा G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, और R2 स्क्वायर की वैल्यू डालोगे यहाँ पे तो आएगा G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, राइट, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हटा देते हैं, ये वाला पार्ट भी हटा देते हैं अपन, ठीक है। और D क्या था अपना यहाँ पे, D दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस था, है ना, D क्या था, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस था। C1 क्या था अपना यहाँ पे माइनस G1 कॉमा माइनस F1, और C2 क्या था अपना बेटा माइनस G2 कॉमा माइनस F2। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस फॉर्मूले से D आ जाएगा, ये D जो है ये कैसे आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा G2 माइनस G1 का स्क्वायर और F2 माइनस F1 का स्क्वायर, ठीक है, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो चुका है।
तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर, या ये आ जाएगा बेसिकली g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस g1 g2। यहाँ पे आ जाएगा बेटा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस f1 f2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 और g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, तो g1 स्क्वायर कट जाएगा, है ना, g2 स्क्वायर भी कट जाएगा, f1 स्क्वायर भी कट जाएगा भाई, और f2 स्क्वायर भी कट जाएगा। सही है क्या? बचेगा क्या बेटा अपने पास? बचेगा क्या यहाँ पे माइनस c1 माइनस c2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 g1 g2 और माइनस 2 f1 f2। माइनस कॉमन लोगे दोनों साइड कट जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा c1 c2 इक्वल्स, इसको माइनस कट जाएगा पूरा, तो आ जाएगा ट्वाइस g1 g2 प्लस ट्वाइस f1 f2, है ना, ट्वाइस g1 g2 प्लस ट्वाइस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो ये अपना फॉर्मूला आ चुका है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये कंडीशन, इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, राइट। इस चीज को आप याद कर लें बहुत अच्छे से, इस चीज को रट के रखो भाई, ये वाली चीज तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूं, दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, राइट, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, मतलब ऐसे बोलेगा कि दो सर्कल्स को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन हो रहा है। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या? दो सर्कल का ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या आएगा बेटा? 90 डिग्री आएगा। और ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के केस में जो टेंजेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में सेंटर से पास होते हैं। ध्यान रखना, ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों सर्कल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के केस में दोनों के टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 होगा ऑब्वियसली, और दोनों टेंजेंट्स, जैसे इस पे टेंजेंट बनाओगे तो वो इसके सेंटर से पास करेगा, और इस पे टेंजेंट बनाओगे तो वो इसके सेंटर से पास करेगा। तभी तो ये वाली कंडीशन आई थी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल d स्क्वायर, क्योंकि दिस इज एक्चुअली r1, दिस इज एक्चुअली r2, दिस इज एक्चुअली d। तो यहाँ पे दिस इज एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम, ये एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है, राइट। तो ध्यान रखना, ये स्पेशल केस देखो कितनी खास बात है कि जब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होता है तो टेंजेंट सेंटर से पास हो जाता है। इसका मतलब ये जो इस पे टेंजेंट है वो इस सर्कल पे नॉर्मल है, इस सर्कल पे जो टेंजेंट है पॉइंट P पे इस पे जो टेंजेंट है वो इसका नॉर्मल है, और पॉइंट P पे इस पे जो टेंजेंट है वो इसका नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे पाइथागोरस लग जा रही है ना। और वो कैसे पता? फॉर्मूले से पता था, ऑब्वियसली cos थीटा वाले फॉर्मूले से पता था, राइट। तो ये बहुत यूज होगा बेटा, ये तो मतलब ब्रह्मास्त्र, ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ये तो आप ऐसे लिख लो ना भैया, इंपॉर्टेंट की पावर इनफाइनाइट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एकदम अपन, मतलब जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद होता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे यहाँ पे ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की कंडीशन याद होनी चाहिए। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। और इस पे भर भर के क्वेश्चन होंगे, आप सॉल्व करो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये डिस्कशन था, ये कैसे आता है कंडीशन, है ना। लोग क्या रट रट के लगा देते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि असलियत में आता कहां से, है ना। पूरा डिस्कशन बता दिया कैसे होता है, ठीक है। तो ये आप समझ लें बहुत अच्छे से, नोट्स बना लें और इस पे क्वेश्चंस करें ना, क्वेश्चंस आप कर सकते हो, है ना। अप्लाई करो, एकदम फील आ जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो जनरली फैमिली ऑफ सर्कल से इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर करना अगर आपको इस पे पूरा एकदम पकड़ बनानी है। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट थ्योरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चंस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो भी आप अपने एंड से कर लेना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कोई अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। डी अरेंजमेंट का मैंने एक यहाँ पे वीडियो डाला हुआ है, आई थिंक आज सुबह ही अपलोड किया था। तो डी अरेंजमेंट का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एक जेईई एडवांस में पूछा हुआ है 2014 में, वो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ 2 मेथड से। आप देखना उस क्वेश्चन, अगर आपको डी अरेंजमेंट में डाउट होता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डी अरेंजमेंट मतलब एक टॉपिक आपको पता होगा, उसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और उसमें थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो मैंने एक क्वेश्चन उसको 2 मेथड से सॉल्व किया है, और वो क्वेश्चन अगर आप कर लिए ना, आपको पूरा डी अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट का एकदम फील आ जाएगा। मतलब आप उसके एकदम जड़ पे चले जाओगे कि असलियत में क्या होता है। वो होता है ना कि n लेटर्स हैं, n एनवेलप्स हैं, और हर एक लेटर कितने वेज में अपन इसको लेटर्स को एनवेलप में डाल सकते हैं कि हर एक लेटर अपने गलत एनवेलप में चले जाए, है ना, हर एक लेटर अपने रॉन्ग एनवेलप में चले जाए।
तो इसका एक फॉर्मूला होता है नो डाउट, लेकिन फॉर्मूले से ज्यादा फॉर्मूला तो लगा ही देगा, उसमें वैल्यू डालनी कोई खास बात नहीं है, लेकिन एडवांस लेवल पे वो ऐसा घुमाता है ना, वो एकदम क्या जड़ पे पूछ लेता है। तो मैंने एक वीडियो उस पर डाला हुआ है, आप देखना, पूरा बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत डिटेल में एकदम, बहुत आराम से। तो आप वो देखना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको उसमें डाउट है तो आप एक बार जरूर देखना। और वैसे 2 मेथड से सॉल्व किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोनों मेथड पता होंगे, तो आप जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा उसका फायदा होगा। ठीक है, और अच्छे अच्छे अपन कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। ठीक है, चैनल पे बने रहें, और यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि मैं इस चैनल को आगे ले जाऊँ, और इसकी रीच मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना चाहता हूँ, टू बी रियली ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि मैं जो भी जानता हूँ, है ना, मैं जो भी जितना भी मुझे चीज़ें पता है, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प कर सकूँ, है ना, उनकी जेई प्रिपरेशन में, और वो जो भी टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ मैं उसमें एक अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। तो आपके जो भी दोस्त आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप वीडियो डेफिनेटली यार शेयर करो, है ना, ताकि सबको बहुत अच्छा कंटेंट मिल पाए, और सब पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ तैयारी कर पाए, राइट। और फिर से एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना जरूरी है ना। आप स्कूल के एग्जाम को लेके ज्यादा चिंतित मत होना, है ना, खासकर अगर आप क्लास 11th में हो। यार क्लास 11th में हो तो मार्क्स ज्यादा मैटर करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो 12th बोर्ड इंपॉर्टेंट है, 12th में आप ज्यादा फोकस करना स्कूल पे, मतलब बोर्ड एग्जाम्स पे स्पेशली, क्योंकि 75% वाला क्राइटेरिया होता है। अगर आप अभी 11th में हो तो आप चिल मार के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 12th के बोर्ड एग्जाम टाइप पढ़ लेना। हाँ, नो डाउट एनसीईआरटी को देखते हुए चलो, ऐसी बात नहीं है, जो भी चैप्टर आपका कोचिंग में हो जाता है, आप एक बार एनसीईआरटी देख लें कि हाँ आपसे हो रही है कि नहीं, है ना, एक बार संडे को बैठ के 2-3 घंटे में पूरा निपटा दें, उससे एक रहेगा कि हाँ भी एनसीईआरटी मैंने निपटा रखी है, तो है ना, तो वो एट द बैक ऑफ माइंड ये नहीं रहेगा कि कुछ बचा हुआ है, राइट। बेसिक्स भी क्लियर रहेंगे तो अच्छा रहता है ओवरऑल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।